नमस्कार। मैं हूं हरिशंकर व्यास। स्वागत है आपका बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। बड़ा सवाल है कि गठबंधन और पार्टियों के उम्मीदवारों की अभी तक की लिस्ट से चुनावी मुकाबला कैसा बनता लगता है। किसके दमदार उम्मीदवार अधिक है। कांग्रेस और भाजपा दोनों को इस दफा ज्यादा उम्मीदवार खड़े करने का मौका है। उधर जनता दल यू और राजद में अपने खाते की कम सीटों के कारण मारामारी है। तभी प्रमुख पार्टियों के लिए अच्छे और सर्वमान्य उम्मीदवार खड़े करना चुनौतीपूर्ण है। बिहार में उम्मीदवारों की घोषणा से ही हर सीट पर जात पात के हिसाब से माहौल बनने बिगड़ने लगता है। अखबारों और मीडिया में कयासबाजी शुरू हो जाती है। उस नाते अब तक की लिस्ट से भी कई अनुमान होंगे। आज इस पर फोकस और चर्चा है, मगर उससे पहले चुनावी सुर्खियां जानें। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनावी मैदान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 23 अक्टूबर से करेंगे मिशन बिहार का आगाज। प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 12 रैलियों को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर रैली में रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ताबड़तोड़ जनसभाएं। एनडीए के प्रत्याशियों के समर्थन में कर रहे हैं प्रचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की 4 जनसभाएं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी दिखे चुनावी मूड में। नीतीश कुमार पर साधा निशाना। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। चिराग पासवान ने कहा कि अब नीतीश कुमार से लड़ने का समय बिहार को और बर्बाद होते नहीं देखा जा सकता। वहीं बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा की एंट्री। कांग्रेस पार्टी में लव को बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट से बनाया उम्मीदवार। लव सिन्हा ने दाखिल किया नामांकन पर्चा। कहा बाहरी नहीं, मैं भी बिहारी हूं। अजीत, चारों तरफ से जनसभाओं की खबरें आ रही है। क्या निकल के आ रहा है उन सब से? वो जो पहले भी हम लोग बात करते रहे हैं, रोज रोज के मुद्दे वही हैं, अलग अलग तरीके से उसको उठाया जा रहा है। लेकिन हर बार जनसभा में जो बड़े नेता रैली कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई ऐसी बात निकल रही है जिस जिस जिसका विश्लेषण करने की जरूरत है, जिसमें लगता है कि बिटवीन द लाइंस उसको पढ़ने की जरूरत है। जैसे आज आज हिसुआ गए थे, नालंदा जो नीतीश कुमार का क्षेत्र है, वहां जेपी नड्डा की सभा हुई, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। और वहां नीतीश कुमार की पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वहां से जो एमपी है कौशलेंद्र, वो कर रहे थे, वो भी मंच पर थे। वहां उन्होंने एक बात कही, जो जेपी नड्डा ने ये कहा जनता से कि हमको नीतीश कुमार को मजबूत करना है, नीतीश कुमार को मजबूती देनी है, आप हमारे उम्मीदवार को जिताएं और नीतीश कुमार को मजबूती दे। ये अच्छी बात लगी होगी जेडीयू के नेताओं को। लेकिन उसके बाद वो लगातार अपनी हर बात में उन्होंने ये कहा कि आज जो चुनावी सभाओं में विकास की बात हो रही है, वो विकास की बात 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू हुई है। तो ये उन्होंने कई बार दोहराया कि 2014 से विकास की चर्चा शुरू हुई है, नहीं तो इसके पहले सड़कों में गड्ढे होते थे कि गड्ढे में सड़क थी, वो कोई नहीं जानता था, बिहार ऐसी बुरी हालत में था। तो वो उसके 9 साल पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, विकास पुरुष कहे जाते हैं, सुशासन की सरकार चलाते हैं, लेकिन उन 9 वर्षों का उन्होंने जिक्र नहीं किया। और विकास की सारी बहस, सारा विमर्श 2014 के बाद शुरू हुआ। तो ये एक तरह का कमेंट भी है नीतीश कुमार के ऊपर। तो इसका क्या अर्थ लग रहा होगा? इससे कुछ कुछ मतलब इस बात को, इसकी बारीकी वहां चर्चा में आई है, ये बारीकी नहीं आएगी। अगर बार बार ये बात कही जाएगी तो इसकी बारीकी पर चर्चा होगी, क्योंकि बिहार के लोग राजनीतिक रूप से काफी जागरूक हैं, सजग हैं, वोट देने भले न जाते हों लेकिन इन बातों को समझते जरूर हैं। तो वो इस बात को समझेंगे कि ये विकास की चर्चा अगर 2014 से हो रही है, तो फिर उसके बाद तो 2014 से में तो नीतीश कुमार अलग हो गए थे, वो फिर 2017 में जुड़े हैं आके बीजेपी के साथ। तो उस नाते पिछले 24 घंटों में जेपी नड्डा और भाजपा की बात का ज्यादा हल्ला है, या नीतीश कुमार की सभा में भी, और नीतीश कुमार ने भी अपनी जनसभा में कोई ऐसी बात कही है, या बाकी दलों के नेताओं की क्या कुछ बातें हैं? पहली रैली नीतीश कुमार की भी हुई, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और दिलचस्प घटनाक्रम है पूरे बिहार की राजनीति में, जो आगे भी रहेगा अभी भी है, वो है लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान और उनके बयानों को लेकर के, या उनके ऊपर बीजेपी के नेताओं के बयानों को लेकर के। आज 2 बयान बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो चिराग पासवान ने कहा कि अब नीतीश कुमार से लड़ने का समय आ गया है। उन्होंने जोर देकर के कहा कि हम उनको हराने के लिए लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद बीजेपी और लोजपा की सरकार बनेगी।
उन्होंने ये भी बहुत कैटेगरिकली कहा कि हमको अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने मना नहीं किया कि हम अकेले लड़ें। हमको अकेले लड़ने से बीजेपी ने मना नहीं किया, इसलिए हम अकेले लड़ रहे हैं। वो एक मैसेज दे रहे हैं कि हम बीजेपी के कहने पर या बीजेपी के चुप रह जाने के बाद हम अकेले लड़ रहे हैं। और उसके जवाब में सुशील मोदी ने कहा कि ये वोट कटवा है। ये पहला बयान है बीजेपी की तरफ से जो इतना स्ट्रांग आया है। अब तक जो सिग्नल देना चाहिए था बीजेपी के लीडरशिप को, वो नहीं दे रही थी। जेपी नड्डा की 2-3 सभाएं हुई, उन्होंने ऐसा स्ट्रांग सिग्नल नहीं दिया। वो सुशील मोदी ने ये सिग्नल दिया है कि ये वोट कटवा है, इनको वोट मत दीजिए। तेजस्वी यादव या कांग्रेस की तरफ से उस गठबंधन या बाकी जो दो दूसरे गठबंधन है उनकी तरफ से क्या है आज? नहीं, आज जैसे उसने एक ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस बना है, मतलब वो ग्रैंड भी है, डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है, उसमें 5 पार्टियां हैं। उपेंद्र कुशवाहा उसको लीड कर रहे हैं। तो आज उनका जब तीसरे चरण का नॉमिनेशन चल रहा है, इस समय जाकर के उनका सीट बंटवारा क्लियर हुआ है कि वो 243 सीटों में 104 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लड़ेगी और 80 सीटों पर मायावती की पार्टी लड़ेगी। 25 सीटों पर ओवैसी ने ये अच्छा किया है कि एमआईएम ने अपने को कम सीटों पर रखा है कि वो 25 सीट लड़ेंगे। तो ये एक गठबंधन अनाउंस हुआ है आज। इनके पूरी सारी लिस्ट भी आई और ये एक गठबंधन अनाउंस हुआ है। तो इसका ये, हालांकि इनका बहुत असर नहीं होना है, लेकिन कुशवाहा, दलित और मुस्लिम ये कॉम्बिनेशन कुछ इलाकों में जरूर असर करेगा। तो इसका मतलब है कि तीसरा गठबंधन और चौथा गठबंधन, ये 4 गठबंधन अब पुख्ता तौर पर बिहार के चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं। जी सर, उसमें उसी में लोक जनशक्ति पार्टी का भी एक अपना है, वो अकेले लड़ रहा है, लेकिन वो लोगों से ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। तभी ये ऐसा लग रहा है, जो पिछले 24 घंटे में आप देखें, जो आगे भी ये इसका असर रहेगा, वो ये है कि आज पशुपति पारस ने, जो चिराग के चाचा हैं, उन्होंने एकदम से दिया है चिराग पासवान से। उन्होंने नीतीश कुमार की जम के तारीफ की है और कहा है कि मैं 2.25 साल उनके मंत्रिमंडल में रहा और बहुत अच्छा लगा हमको उनके साथ काम करके, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, हम उनसे मिलने भी जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम 20 अक्टूबर के बाद राजनीति पर खुलकर बोलेंगे। 20 अक्टूबर मतलब जब मतलब ये कि वो तो इसका तो ये अर्थ माना जाए कि जनता दल यू की तरफ से पासवान परिवार में फूट डालने का अभियान चला है, लेकिन कुल मिलाकर अपन मान सकते हैं कि चिराग पासवान को लेकर 5 कोनी मुकाबले की तस्वीर अभी बिहार में बनी है। बिल्कुल बन गई है सर, बिल्कुल बन गई है और ये बनी रहेगी आखिरी समय तक। कोई इसमें कुछ प्रेडिक्ट करने की स्थिति में नहीं होगा। अगले 24 घंटों को लेकर क्या कुछ खबर जिसमें कोई मेजर राजनीतिक कुछ उठावटक वाली बात? एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं की तैयारी हो रही है। बीजेपी बड़े पैमाने पर, ग्रैंड स्केल पर उसकी तैयारी कर रही है। आज खबर आई है कि उनकी 12 जनसभाएं होंगी। नहीं, लेकिन वो वर्चुअल होगी या जनसभा, रियल जनसभा होगी? सभाएं उनकी होंगी और उनके वर्चुअल भी अगर कोई सभा वो करते हैं तो बीजेपी 100 मैदान एक सभा के लिए चुनेगी। सब जगह एलईडी स्क्रीन्स लगाए जाएंगे और लोगों को उन मैदानों में जुटाया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। मतलब वर्चुअल हो या रियल हो, दोनों रैलियां उनकी ग्रैंड स्केल पर हो। ये उसकी तस्वीर मेरे ख्याल से अगले 24 घंटों में साफ हो जाएगी। जी। ठीक है जीत, कल फिर बात करते हैं इस मसले के ऊपर कि कैसे चुनाव की दिशा। लेकिन ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण है कि 5 कोणीय मुकाबला बिहार में हो रहा है। जी। चिराग पासवान ने भाजपा के कुछ ऐसे चेहरों को टिकट दिए जिससे 10 क्या हैरानी वाले टिकट बाकी पार्टियों ने। सवाल यह भी है कि उम्मीदवार तय करने का काम कितना हुआ है। पार्टियों के भीतर असंतोष व नाराजगी में पटना में टिकटार्थियों की भीड़ ने और नेताओं क्या नए गुल खिलाए हैं, इस पर आगे बात, यह खास खुलासा। बिहार चुनाव पार्टियों के मुख्यालय से निकलकर चुनाव क्षेत्र में पहुंच गया है, जहां पार्टी के नेता के साथ साथ उम्मीदवार की छवि और उसका सामाजिक समीकरण अहम हो गया है। इस बार पार्टियों ने सीट बंटवारे में और उम्मीदवार तय करने में खूब माथापच्ची की। आखिरी समय तक टिकटें अटकी रही। भाजपा जैसी पार्टी जो आम तौर पर एक साथ और सबसे पहले अपने उम्मीदवार घोषित करती रही, उसे उम्मीदवार तय करने में सबसे ज्यादा समय लगा। अगर उम्मीदवारों की सूची के लिहाज से देखें तो ऐसा लगेगा कि सबसे अच्छी प्रारंभिक तैयारी नीतीश कुमार की थी, जिन्होंने तालमेल तय होते ही अपने सारे उम्मीदवारों की सूची एक साथ जारी कर दी।
इसका मतलब था कि नीतीश की टीम ने जमीनी स्तर पर सीटों की पहचान और उम्मीदवारों का नाम पहले से तय किया हुआ था। नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के बारे में दूसरी बात यह कही जा सकती है कि उनमें ज्यादा प्रयोग नहीं किया गया। पारंपरिक तरीके से उम्मीदवारों का चयन किया गया। असल में नीतीश को अपने सामाजिक समीकरण और वोट आधार की बहुत सही पहचान है। उन्होंने अपनी राजनीतिक लव कुश यानी कुर्मी कोयरी वोट के सहारे शुरू की थी। इस बार भी उन्होंने सबसे ज्यादा टिकट कोयरी कुर्मी और धानुक समाज को दी है। इन तीनों को मिलाकर 30 से ज्यादा टिकट दी हुई है। इसके बाद उन्होंने जाति निरपेक्ष समूह यानी महिलाओं को भी पूरी तरजीह दी। जदयू ने 22 महिला उम्मीदवार उतारे। इनके मामले में जाति गौण हो जाती है। इसी तरह नीतीश कुमार को सवर्ण मतदाताओं में अपने भूमिहार वोट की पहचान है, सो उन्होंने 10 भूमिहार उम्मीदवार दिए। उन्होंने 18 यादव और 11 मुस्लिम उम्मीदवार दिए। आमतौर पर बिहार में मुस्लिम यादव राजद का वोट बैंक माने जाते हैं, पर उन्हें ज्यादा टिकट देकर नीतीश ने एक दांव खेला। नीतीश कुमार हमेशा अति पिछड़ा, महादलित, मझोली जातियों आदि की राजनीति करते रहे। इसके उलट राष्ट्रीय जनता दल ने पारंपरिक वोट बैंक को ध्यान में रखकर मुस्लिम यादव को सबसे ज्यादा टिकट देने के बावजूद खूब प्रयोग किया। राजद ने अपने कोटे के 144 में 52% टिकट मुस्लिम यादव को दी। लालू की सलाह पर तेजस्वी ने 58 यादव और 17 मुस्लिम उम्मीदवार दिए। बची हुई टिकटों में तेजस्वी ने खूब प्रयोग किया। पिछले चुनाव में राजद ने एक भी भूमिहार उम्मीदवार नहीं उतारा था। इस बार सीधे अनंत सिंह को टिकट दे दिया गया। पिछला चुनाव राजद और जदयू साथ लड़े, तब अनंत सिंह को जेल भेजा गया था और उनको अगड़ों का प्रतीक बनाकर पिछड़ा गोलबंदी का सफल प्रयोग हुआ था। उन्होंने और भी कई प्रयोग किए, जैसे दिल्ली से पढ़ लिख कर गाँव लौटी और मुखिया के तौर पर खूब लोकप्रिय हुई ऋतु जायसवाल को टिकट दिया। नियोजित शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करते हुए ऋषिदेव मांझी को टिकट दिया। इस बार दुनिया समाज के इजराइल मंसूरी को राजद ने टिकट दिया, लेकिन इसके साथ राजद ने अनंत सिंह और रीतलाल यादव जैसे बाहुबलियों को भी टिकट दिया। इसके मुकाबले भाजपा की टिकटों में भी ज्यादा प्रयोग नहीं दिख रहा। भाजपा ने अपने परंपरागत वोट बैंक को ध्यान में रखकर टिकट दिया। आखिरी समय तक भाजपा के दोनों खेमों में खींचतान चलती रही। सुशील मोदी खेमा यथास्थिति का पक्षधर है और इसलिए वह खेमा पुराने तमाम नेताओं को फिर से टिकट देने के पक्ष में रहा। इसमें उन्हें काफी हद तक कामयाबी मिली। बता दें कि भाजपा के उम्मीदवारों का चेहरा ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। भाजपा ने सवर्ण और वैश्य उम्मीदवारों को ज्यादा टिकट दी, पर हैरानी की बात यह रही कि पश्चिम चंपारण की 9 में से एक भी सीट पर ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं उतारा। पिछली बार जीते पूर्व IAS अधिकारी RS पांडे की टिकट भी काट दी गई। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई रश्मि वर्मा को उम्मीदवार बना दिया गया। इस तरह की उलटफेर कुछ और जगहों पर भाजपा ने की, पर मोटे तौर पर उसकी टिकट पारंपरिक तरीके से बंटी है। सबसे रोचक सूची लोजपा की है, जिस पर सबकी नजर थी। लोजपा ने अपने दरवाजे भाजपा छोड़कर आने वाले सारे नेताओं के लिए खुले रखे। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ रही है और उसने सवर्ण, पिछड़ा व मुस्लिम का संतुलन बनाते हुए अपने उम्मीदवार दिए। बाकी जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों ने अपनी अपनी जाति के उम्मीदवारों को तरजीह देते हुए टिकट बांटी है। अब एक ब्रेक है। ब्रेक के बाद इस मसले पर जानकार से बातचीत करेंगे।